आपने बायोडाटा में सबसे ऊपर लिखा है नमस्ते सलाम। इसका मतलब क्या होता है? सर, इसका मतलब है कि हम लोग सबको मिलकर रहना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए और सभी के इसमें जातीयता का कोई भाव नहीं है। और इसमें हम लोगों को इससे संकेत मिलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे जो भारत देश है यहाँ पे सब मिलकर एक साथ रहते हैं। चलिए, आपका नाम है आरिफ हुसैन। यस। आरिफ में पीछे लगा हुआ हुसैन। यस सर। हुसैन के बारे में कुछ बताइए। सर, हुसैन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, जो इस्लाम के लिए अपने आप को शहीद किए थे। उनका कहना था कि इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है और हमें इससे सबसे मिलजुल कर अपने भाईचारा को बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनकी जो अपोजिट साइड में थे, यजीद थे, वो कहते थे कि जो हम इस्लाम मानते हैं जी। और वही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए वो उनके नवासे की हत्या कर दिए थे। चलिए, आपने इच्छा लिखा है यहाँ पे, यस सर। लोगों की मदद करना। यस सर। किस प्रकार की मदद लोगों को आप करना चाहते हैं? सर, जैसे कि बेसिकली देखा जाता है कि हमारे आसपास यानी कि झारखंड में सर लोगों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत सारी कमियां देखी जाती जी। है। तो और ज़्यादातर ये देखा जाता है संथाल परगना में, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोगों को जो आदमी स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही आगे बढ़ सकता है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छा रहा तो हमारी उन्नति अच्छे से, मतलब हमारा जो प्रदेश झारखंड है वो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, लेकिन सबसे अभी पिछड़ा वर्ग बिहार के बाद आता है तो झारखंड आता है। तो इसीलिए शिक्षा स्वास्थ्य के साथ हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं सर। झारखंड में शिक्षा को आप कैसे देखते हैं? झारखंड में शिक्षा को सर सबसे पहले हम इसको सरकारी स्कूल के माध्यम से देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर झारखंड में अगर सरकारी स्कूल अगर अच्छे पैमाने पर अगर उसको सरकारी स्कूल में अच्छे पैमाने पर अगर शिक्षा मिलती तो यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ने जाते हैं और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ने जाएंगे, ताकि उनको शिक्षा का अहमियत पता चले। और जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं, छोटे में मजदूर करवाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए। तो अगर छोटे छोटे बच्चे अगर मजदूरी करेंगे तो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छे से कर दे और उसमें अगर स्वास्थ्य भी अगर जोड़ दे कि स्वास्थ्य भी सरकार मतलब गरीब बच्चों को अच्छे से दिया जाएगा, और उसमें मिड डे मील तो चलता ही है सर, और उसमें थोड़ा सी फैसिलिटी और अच्छा से बढ़ा दे तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था बढ़ जाएगी। तो जो इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, जो बेसिकली पैसे देकर पढ़ते हैं, वो भी सरकारी स्कूल में आएंगे और सबकी तरक्की होगी सर। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हिंदी मीडियम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, और जिस प्रकार से एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई होती है उसी प्रकार से पूरी पढ़ाई सरकारी मीडियम में भी सीबीएसई कर दिया जाए। नहीं सर, ये फर्क को मिटा दिया जाए। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? मतलब सर आप बोले कि हिंदी मीडियम में हिंदी पढ़ाई होगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड में हिंदी की पढ़ाई होती है, हाँ। उसके बाद एक जैक बोर्ड है, क्यों ना फर्क को मिटा दिया जाए बच्चों के बीच में, सारी पढ़ाई को सीबीएसई कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों में सीबीएसई की पढ़ाई हुई हो। आपका ओपिनियन मैं इस पे जानना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल में भी अगर बेसिकली जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होगी तो यहाँ के जो निचले स्तर में जो छोटे छोटे हम लोग हमारे जो राजनेता है और जो सरकारी स्कूल में जो पुस्तकें दी जाती है उनमें कुछ एनसीईआरटी में कुछ फर्क पाया जाता है जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में नहीं पाया जाता है। जी। तो उसमें हमें कुछ जानकारियां कम प्राप्त होगी, तो इसीलिए हमें दोनों को लेकर चलना चाहिए। मतलब लोकल जानकारियां कम हो जाएगी। हाँ ठीक है। सीबीएसई की जानकारियां नेशनल लेवल की होती है और जो जैक बोर्ड की जानकारियां हमारे लोकल लेवल की होती है। तो ये जानकारी का अभाव हो जाएगा, बच्चों को अपने राज्य को नहीं समझ पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आंसर है। एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ईरान से मैं पूछना चाहता हूँ। ईरान, एक समय ऐसा था कि ईरान और इजराइल काफी अच्छे मित्र थे। जब ईरान में इस्लामी क्रांति नहीं हुआ था उससे पहले दोनों काफी अच्छे मित्र थे, क्योंकि ईरान के द्वारा इजराइल को तेल सप्लाई की जाती थी जिससे ईरान का एक मोटा कमाई होता था। जब ईरान में इस्लामीकरण हुआ, एक क्रांति हुई जिसको ईरानी क्रांति के नाम से जानते हैं, उसके बाद दोनों देश के बीच की दूरी बढ़ गई। और अब लेटेस्ट ऐसा सुनने में आया है कि 300 मिसाइल उनके ऊपर दागा गया।
99% मिसाइल को इजराइल ने हवा मार के गिरा दिया। यस क्या यह एक वार दो देशों के बीच है या यह वार दो धर्मों के बीच है? सर, ये दोनों तरफ से देखा जा सकता है सर, जो देशों के बीच में भी है और यहाँ पे धर्म को ना देखकर हम दूसरे ओपिनियन से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गल्फ ऑफ जो वहाँ पे गोल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ से जो तेल की जो सप्लाई होती है वो उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली किया जा रहा है सर। और ये धर्म को भी लेकर किया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम और यहूदी में आपस में मतभेद थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तो इसीलिए ईरान और इजराइल को हम दोनों मत से देख सकते हैं, या दोनों इकोनॉमिकली भी देख सकते हैं और यहाँ पे धार्मिक तौर पे भी देख सकते हैं। क्या ये वर्ल्ड वार का जड़ नहीं हो सकता? ये सर, ये बेसिकली देखा जा सकता है कि वर्ल्ड वार हो सकता है अगर दोनों देश एक दूसरे का, मतलब कि अगर सभी देश एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए, जैसे कि पश्चिमी देश ज़्यादातर इजराइल के साथ है और इस्लामी जो इधर इस्लामिक देश है वो ज़्यादातर फिलिस्तीन के साथ है और ईरान के साथ है। तो इसमें अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर में सभी की हानि होगी, और खासकर हमारे देश भारत को भी होगी सर। तो पाकिस्तान और भारत को इस संदर्भ में आप कहाँ देखते हैं? सर, पाकिस्तान तो मुख्यतः यहाँ पे वो इस्लामिक देश है, तो पाकिस्तान तो ईरान के खिलाफ है। अभी पाकिस्तान ईरान में भी आपस में संघर्ष छिड़ा हुआ। सर, वो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ इस्लाम की बात आएगी तो शायद वो एक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने भारत देश तो फिर मैं सऊदी अरबिया को भी देख रहा हूँ, ईरान से उसकी भी दुश्मनी है। यस सर। तो सऊदी अरब तो वो पश्चिमी देश के साथ ज़्यादा उसका तालमेल देखा जा सकता है, तो वो इजराइल का साथ दे सकता है। लेकिन अगर बात इस्लाम पे आती है तो यहाँ पे शायद मतभेद वहाँ पे हो सकता है। चलिए, इस्लाम के मात आने पे एक हो सकते हैं और मतभेद मिटा करके इजराइल से लड़ सकते हैं। तो ये तो वर्ल्ड वार की ओर जाएगा। यस सर। एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ आपसे। अभी जो, चलिए मैं आपके क्षेत्र से सवाल करता हूँ। यस सर। आप धनबाद संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। धनबाद संसदीय क्षेत्र से टिकट बीजेपी ने क्लियर कर रखा है, डुल्लू महतो, और एक नाम चल रहा है कांग्रेस की तरफ से अनुपमा सिंह, जिसको भेजा गया नाम करके, और या कोई भी कैंडिडेट आ जाए। एक पब्लिक होने के नाते आप क्या देखोगे? सबसे पहला चीज, आप वोट किसे करोगे? सर, पब्लिक आधार क्या होगा? सर, पब्लिक होने के नाते हम लोग का आधार रहेगा कि सबसे पहले जो हमारे जो आसपास के एरिया है, जो धनबाद संसदीय क्षेत्र में आते हैं, उनकी तरक्की और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पे सब पे ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादातर हमारे जो धनबाद का माहौल है ये भी थोड़ा बहुत धार्मिक होता जा रहा है, जैसे कि बीजेपी जो डुल्लू महतो और जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा धार्मिक माहौल आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम कहना चाहेंगे कि धर्म से हट के हमें लोकतंत्र के हिसाब से वोट करना चाहिए। और हमारे जो झरिया कोलफील्ड आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी देखा जा रही है कि चोरियाँ बेसिकली कोयला की हो रही है। तो अगर वो चोरियाँ कोयला की करवाई जा रही है तो अगर उसमें सरकार को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और सरकार को फ़ायदा नहीं मिल रहा है यानी कि हम सबको फ़ायदा नहीं मिल रहा है जी। तो उसको चोरी को रोकना चाहिए। और जो जितने भी घोटाले हैं, घोटालों को हमें बंद करना चाहिए। घोटाले बंद होंगे तभी सब लाइन से चलेगा और सभी की तरक्की होगी। धनबाद की मूल समस्याएं क्या क्या है? सर, धनबाद की मूल्य समस्या अब तो फिलहाल ज़्यादातर प्रदूषण हो रहा है सर, जैसे कि झरिया एरिया में बहुत प्रदूषण हो रहा है। चलिए, एक वो प्रदूषण, और बताइए। सर, पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी की समस्या, और गांव धनबाद के अगर गांव एरिया में देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या, और बताइए। सर, पेड़ की सर बहुत सारी समस्या है, वातावरण इसमें खराब हो रहा है। तो सर, पेड़ से हमें आधी से आधी लगाना चाहिए। चलिए, लेकिन जब आपने प्रदूषण गिनाया, जी सर, आपने पेड़ की कमी बताया, सर आपने जल की समस्या बताया, बिजली की समस्या बताया, अच्छे स्वास्थ्य की समस्या बताया, लेकिन वोटिंग जो हो रहा है इन समस्याओं पे ना होकर के मूलतः जाति और धर्म पे हो रहा है। यस सर। एग्री करते हैं आप? नहीं सर, सभी लोग एक तरह के नहीं होते सर। कुछ लोगों के हिसाब से आप सभी को नहीं गिन सकते। कुछ लोग होते हैं क्योंकि सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। जो थोड़े बहुत ना जानकार है, जो पूरे सभी धर्मों को नहीं लेके चलते हैं, जो पूरे तरीका से सबको नहीं जान रहे हैं, तो वो फिलहाल एक तरफा सोच है, वो राइट विंग के पार्टी है।
और राइट विंग की तरफ एक झुकाव दिखाते हैं। लेकिन अगर जो शिक्षित है, जो थोड़ा बहुत जानकार है, उनसे आप पूछेंगे तो वो सभी धर्मों को लेकर चलेंगे, और ये वो उनसे आप पूछेंगे तो ये उन मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए, एक आखिरी आज का प्रश्न मेरा, मुर्गा और दारू यस सर। क्या कितना रोल होता है चुनाव में? यस सर, होता है। जो आप देखेंगे, जो शिक्षित लोग हैं तो वो बेसिकली इन सब पे निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा मिलती है, तो वो अपने हिसाब से जानते हैं कि हमें अपने इनकम कमाना है और अपने हिसाब से जिंदगी को बिताना है। लेकिन जिनके पास इनकम का स्रोत नहीं है, जो झंडा लेकर, पार्टी का झंडा लेकर जो 100-200 के लिए जाते हैं, और जब लास्ट का टाइम आता है तो वो मुर्गा दारू पे अपना थोड़ा डिपेंड करते हैं, तो वो सरकार को ही वो घूस लेने पे मजबूर कर देते हैं सर, क्या कि वो बांटेंगे तो लेंगे। आपके नजर में कितने प्रतिशत लोग मुर्गा दारू पे वोटिंग करते हैं? प्रतिशत में बताइए, मोटा मोटा। प्रतिशत में तो सर 20 से 25। 20 से 25% मुर्गा दारू वाले हैं। चलिए, और आप जेपीएससी में जाना चाहते हैं? यस सर। चलिए, अगर आप जेपीएससी में जाएं तो इस मुर्गा दारू वाली समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सर, सबसे पहले तो हमें सबके पास जाना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार से अनुरोध करना पड़ेगा कि जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल खुलवाएं, और स्वास्थ्य सभी को अच्छा दे। और अगर शिक्षा अच्छे से मिल जाती है तो स्कूलों में इस तरह की शिक्षा का अगर व्यवस्था अच्छे से हो जाता है तो मुर्गा दारू सर अपने से सब वो लोग मुर्गा दारू को साइड करके अपने हित के लिए वोट देंगे सर। सबसे पहले हमें विद्यालय को और हॉस्पिटल को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।